नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की कि कोविड-19 अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता का लोक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं रहा। गैर संचारी रोगों के लिए सरकारी कार्यक्रम का नाम बदला गया। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2029-30 के लिए इष्टतम उत्पादन क्षमता मिश्रण पर रिपोर्ट 2.0 जारी की। पीडब्ल्यूसी इंडिया और यूएसएआईसी की रिपोर्ट के मुताबिक नैदानिक परीक्षण करने के लिए भारत एक अनुकूल गंतव्य के रूप में उभर रहा है। भारत ने कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समिति की बैठक में फूड स्टॉक होल्डिंग के स्थायी समाधान की मांग की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की कि कोविड-19 अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता का लोक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं रहा। डब्ल्यूएचओ ने ये घोषणा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 2005 की आपातकालीन समिति की 15वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर की है। कोविड-19 की PHEIC के रूप में समाप्ति की घोषणा के कई कारण हैं, क्योंकि कोविड-19 से होने वाली मौतों में निरंतर गिरावट आ रही है। कोविड-19 के संक्रमण से अस्पताल में और इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या में कमी आ रही है। SARS-CoV-2 के खिलाफ लोगों में उच्चतर स्तर की प्रतिरक्षा विकसित हो रही है, यानी कि इम्यूनिटी विकसित हो रही है। IHR 2005 की रिपोर्ट के मुताबिक PHEIC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चिंता का लोक स्वास्थ्य आपातकाल एक ऐसी असाधारण घटना है जो रोगों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार से अन्य देशों के समक्ष लोक स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती है और इससे निपटने के लिए संभावित रूप से एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। IHR अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक साधन है। IHR यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम। ये WHO के 194 सदस्य देशों सहित 196 देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। WHO ने कोविड-19 रणनीतिक तैयारी और प्रतिक्रिया योजना 2023 से 25 भी जारी की। इसे कोविड-19 के दीर्घकालिक प्रबंधन को अपनाने में देशों का मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस योजना में देशों के लिए 5 प्रमुख घटकों के अंतर्गत 10 स्तंभों पर विचार करने के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाइयों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। कोविड-19 परिचालनीय स्तंभों का प्रभावी स्वास्थ्य आपातकालीन तैयारी, प्रतिक्रिया और लचीलापन के मुख्य घटकों के साथ संरेखन किया गया है। HEPR के मुख्य घटकों की अगर हम बात करें तो इसमें है आपातकालीन समन्वय। इसमें कोविड-19 के तहत परिचालनीय स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। स्तंभ 1 में समन्वय, योजना निर्माण, वित्त पोषण और निगरानी आता है। दूसरा है सहयोगात्मक निगरानी। इसमें स्तंभ 3 यानी कि निगरानी, महामारी विज्ञान जांच, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और लोक स्वास्थ्य एवं सामाजिक उपायों का समायोजन है। वहीं स्तंभ 5 में प्रयोगशालाएं और निदान केंद्र है। तीसरा है सामुदायिक सुरक्षा। इसमें स्तंभ 2 यानी कि जोखिम के बारे में सूचना संचार और सामुदायिक जुड़ाव तथा इंफोडेमिक प्रबंधन है। स्तंभ 4 की अगर हम बात करें तो प्रवेश बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और परिवहन, लोगों का जमा होना और जनसंख्या की आवाजाही के बारे में है। वहीं स्तंभ 10 वैक्सीन, अनुसंधान, नीति और रणनीति के बारे में है। इसके अलावा चौथा जो प्रमुख घटक है वो है सुरक्षित और मापनीय देखभाल। इसके तहत जो स्तंभ है वो है स्तंभ 6 यानी कि संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण तथा स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा। स्तंभ 7 में है केस मैनेजमेंट, क्लिनिक ऑपरेशंस और उपचार। स्तंभ 9 में है आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं और प्रणालियों को मजबूत करना। वहीं प्रभावी उपाय तक पहुंच की अगर हम बात करें तो इसमें स्तंभ 8 के तहत परिचालनात्मक समर्थन और लॉजिस्टिक्स व आपूर्ति श्रृंखला है। वहीं स्तंभ 10 की बात करें तो ये वैक्सीन अनुसंधान, नीति और रणनीति के बारे में है। और आइए अब चर्चा करते हैं गैर संचारी रोगों के बारे में। गैर संचारी रोगों के लिए सरकारी कार्यक्रम का नाम बदल दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम बदल दिया है। इसे अब राष्ट्रीय गैर संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम कहा जाएगा। कार्यक्रम में गैर अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग, क्रोनिक किडनी रोग जैसी कई नई बीमारियों को शामिल किया है। साथ ही NCDs को नियंत्रित करने और रोकथाम के लिए नई स्वास्थ्य पहलें भी शुरू की हैं। इन्हीं वजहों से NPCDCS का नाम बदलना अनिवार्य हो गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने NPCDCS को 2010 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया था। मंत्रालय ने व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल NCD पोर्टल का भी नाम बदल दिया था और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय NCD पोर्टल रख दिया है।
ये पोर्टल 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की आबादी के बीच फैले 5 सामान्य एनसीडी के प्रति यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के प्रति जोखिम आकलन और स्क्रीनिंग को सक्षम बनाता है। ये 5 सामान्य एनसीडीज हैं: उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और 3 तरह के कैंसर जिसमें मुख, स्तन और सर्वाइकल का कैंसर शामिल है। कैंसर और मधुमेह जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आनुवांशिक, शारीरिक, पर्यावरण और व्यवहार संबंधी कारकों के संयोजन के कारण होते हैं। WHO के आंकड़ों के मुताबिक हर साल किसी एक एनसीडी के कारण 17 मिलियन लोगों की 70 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही मृत्यु हो जाती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कई प्रकार हैं, जैसे कि हृदय संबंधी रोग में हृदयघात और स्ट्रोक शामिल है, कैंसर, चिरकालिक श्वसन रोग जिसमें क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और अस्थमा वगैरह शामिल हैं, और मधुमेह। तंबाकू का उपयोग, शारीरिक निष्क्रियता, शराब का अत्यधिक सेवन और अस्वास्थ्यकर आहार जैसी सभी गतिविधियां एनसीडीज के प्रति जोखिम को बढ़ाती हैं। एनसीडीज को नियंत्रित करने के लिए शुरू की गई पहलों की बात करें तो एनसीडीज की रोकथाम और नियंत्रण में तेजी से प्रगति के लिए WHO ने ग्लोबल एनसीडी कॉम्पैक्ट 2020-30 लॉन्च किया है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। संचारी रोगों के साथ साथ एनसीडीज और चोटों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम शुरू किया गया है। इंडोर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई है। और आइए बात करते हैं ऊर्जा क्षेत्र की। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2029-30 के लिए इष्टतम उत्पादन क्षमता मिश्रण पर रिपोर्ट संस्करण 2.0 जारी की। इस रिपोर्ट का पहला संस्करण 2020 में जारी किया गया था। रिपोर्ट का उद्देश्य बिजली की अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए 2029-30 तक न्यूनतम लागत इष्टतम विद्युत उत्पादन क्षमता मिश्रण का पता लगाना था। अब इस रिपोर्ट के निष्कर्षों में ये कहा गया है कि वर्ष 2029-30 तक विद्युत की अधिकतम मांग 334.8 गीगावाट होगी। वर्ष 2030 तक सौर, पवन, पनबिजली, बायोमास और परमाणु संयंत्रों की स्थापित क्षमता 500 गीगावाट से ज्यादा तक पहुंच जाएगी। ये वर्तमान क्षमता की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा है। इनका देश की कुल विद्युत स्थापित क्षमता में 64% हिस्सा होगा। वर्ष 2030 में कुल विद्युत उत्पादन में कोयले का लगभग 54% हिस्सा होगा। वर्तमान में 26.9 गीगावाट कोयला आधारित विद्युत क्षमता निर्माणाधीन है, लेकिन इसमें 16.2 गीगावाट और जोड़ने की जरूरत है। भारत के विद्युत क्षेत्र से हो रहे उत्सर्जन में 2030 तक वर्तमान स्तर पर 11% तक की वृद्धि होने का अनुमान है। ये 1114 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड तक पहुंच जाएगा। भारत का कोयला आधारित तापीय विद्युत क्षेत्र देश के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 33% और वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2.5% तक का योगदान देता है। हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए सरकार ने कई पहलें शुरू की हैं, जैसे कि भारतीय रेलवे के लिए 2030 तक और भारत के लिए 2070 तक नेट जीरो प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 की घोषणा की गई है। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण फेम योजना शुरू की गई है। विद्युत उत्पादन के और स्रोतों की बात करें तो कोयला भारत के लिए विद्युत उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत बना रहेगा। 2022-23 में कोयले का प्रतिशत 72.7%, जो घटकर 2029-30 तक 54.5% तक लाना है। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो परमाणु 2.8 था 2022-23 तक और इसको 2029-30 तक 3.8% पर लाना है, यानी 1% की बढ़ोतरी करनी है। वहीं जल विद्युत क्षमता की बात करें तो 2022-23 में ये 10% थी, जो कि 2029-30 में 8.7% हो जाएगी, यानी कि इसमें कमी आएगी। और सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें तो 2022-23 में ये 6.2% थी, जिसे कि 2029-30 में बढ़ाकर 22.7% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में पवन ऊर्जा 4.4% है, जबकि 8.5% का लक्ष्य रखा गया है 2029-30 तक। और अगर अन्य स्रोतों से बिजली उत्पादन की बात करें तो ये 3.9% फिलहाल है और इसको 2029-30 तक 1.8% पर लाना है, यानी इसमें कमी लाई जाएगी। और आइए बात करते हैं WTO सब्सिडी और खाद्य एवं पोषण की। भारत ने कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समिति की बैठक में फूड स्टॉक होल्डिंग के स्थायी समाधान की मांग की है। कृषि पर WTO समिति की बैठक में भारत ने खाद्य सुरक्षा पर स्थायी समाधान या सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग और MSP की सीमा पर बिंदुवार चर्चा की मांग की है। भारत ने WTO को ये सूचित किया है कि 2019-20 में उसके चावल उत्पादन का मूल्य $46.07 बिलियन था, जबकि उसने परमिटेड 10% के
विपरीत 6.31 बिलियन डॉलर या लगभग 13.7% की सब्सिडी दी थी। इस पर अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों और यूरोपीय संघ ने बाली अंतरिम निर्णय को रद्द करने का प्रयास किया है। भारत बाली शांति खंड यानी पीस क्लॉज का उपयोग करने वाला पहला देश था। इसके तहत किसी भी देश को कानूनी रूप से खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, भले ही सब्सिडी WTO के कृषि पर समझौते यानी AOA यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में निर्दिष्ट सीमा का उल्लंघन करती हो। ये सीमा उत्पादन के मूल्य के 10% के बराबर है। निर्धारित सीमा से ज्यादा की सब्सिडी को व्यापार विकृति के रूप में देखा जाता है। एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के 3 स्तंभ हैं। बाजार पहुंच शर्तों के तहत विकसित और विकासशील दोनों तरह के देशों का सभी गैर प्रशुल्क बाधाओं को प्रशुल्क बाधाओं में बदलना था। घरेलू समर्थन में सब्सिडी को अलग अलग रंग के बॉक्स में वर्गीकृत किया गया है। ये वर्गीकरण उत्पादन और व्यापार पर सब्सिडी के प्रभावों पर आधारित है। निर्यात सब्सिडी और अन्य विधियां निर्यात को कृत्रिम रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। शांति खंड 2013 के तहत एक अस्थायी समाधान के रूप में WTO के सदस्यों ने WTO के विवाद समाधान मंच पर यह सहमति व्यक्त की थी कि यदि कोई विकासशील देश निर्धारित उच्चतम सब्सिडी सीमा का उल्लंघन करता है तो सदस्य देश उस पर आपत्ति नहीं करेंगे। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के तहत ऐसी सब्सिडी है जो व्यापार को विकृत नहीं करती है या न्यूनतम विकृति पैदा करती है। इस सब्सिडी की कोई सीमा नहीं है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी की व्यापक रेंज है। ये कृषि उत्पादन के 5% और विकासशील देशों के लिए ये 10% तक सीमित है। वहीं ब्लू बॉक्स सब्सिडी की व्यापक रेंज की अनुमति नहीं है, लेकिन इसे इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि वो कम व्यापार विकृति पैदा करे। इस सब्सिडी की भी कोई सीमा नहीं है। और आइए बात करते हैं PwC इंडिया और USAIC की। US इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नैदानिक परीक्षण करने के लिए भारत एक अनुकूल गंतव्य के रूप में उभर रहा है। भारत में नैदानिक परीक्षण यानी क्लिनिकल ट्रायल्स के अवसर शीर्षक वाली रिपोर्ट में कई तथ्यों को उजागर किया गया है। इसमें कहा गया है कि समग्र नैदानिक परीक्षण में भारत की भागीदारी 3% से भी कम है। हालांकि सबसे प्रचलित बीमारियां जैसे कि श्वसन संक्रमण, हृदय रोग आदि के वैश्विक बोझ में भारत की हिस्सेदारी 15% से ज्यादा है। ये भारत में शीर्ष फार्मा क्षेत्र की क्षमता का उपयोग न किए जाने को दर्शाता है। क्लिनिकल ट्रायल्स लोगों पर किए जाने वाले शोध अध्ययन होते हैं। इनके माध्यम से चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या व्यवहार संबंधी हस्तक्षेपों का मूल्यांकन किया जाता है। ये परीक्षण औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद अधिनियम 1956 और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 द्वारा शासित होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय चिकित्सा सांख्यिकी संस्थान के साथ होस्ट किया गया है। CTRI को 2007 में लॉन्च किया गया था। ये भारत में किए गए नैदानिक परीक्षणों के पंजीकरण के लिए एक निःशुल्क और ऑनलाइन सार्वजनिक रिकॉर्ड प्रणाली है। इसके अलावा CTRI उन देशों में किए जा रहे नैदानिक अध्ययनों को भी पंजीकृत करता है जिनकी अपनी प्राथमिक रजिस्ट्री नहीं है। इसे एक स्वैच्छिक उपाय के रूप में शुरू किया गया था। वर्ष 2009 से भारत के औषधि महानियंत्रक ने CTRI में परीक्षण पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने CTRI को प्राथमिक रजिस्ट्री के रूप में मान्यता दी है। नैदानिक परीक्षणों के नैतिक निहितार्थ होते हैं। दरअसल साक्षरता की कमी होने की वजह से और कंपनियों द्वारा धोखेबाजी के माध्यम से ऐसे परीक्षणों की पूरी सच्चाई बताए बिना भाग लेने वालों की सहमति ले ली जाती है। इसके अलावा नैदानिक परीक्षण ज्यादातर गरीबों पर किए जाते हैं और इस परीक्षण के परिणाम स्वरूप अक्सर उन्हें ऐसा उपचार मिल जाता है जिसे वे वहन नहीं कर सकते हैं। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। अनुच्छेद 355। केंद्र सरकार ने मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग किया है। अनुच्छेद 355 संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक में निहित आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का एक हिस्सा है। अनुच्छेद 355 के मुताबिक ये संघ का कर्तव्य होगा कि वो प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे। साथ ही प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। फ्रंट रनिंग से संबंधित एक मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने 5 संस्थाओं को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा इन संस्थाओं द्वारा अर्जित अवैध लाभ को भी जब्त कर लिया है। फ्रंट रनिंग स्टॉक मार्केट में एक अवैध पद्धति है। इसके तहत एक ट्रेडर कंपनी अपने ग्राहकों को जानकारी उपलब्ध कराने से पहले ब्रोकर या विश्लेषक से पहले ही एडवांस जानकारी प्राप्त कर लेती है और इस आधार पर व्यापार करती है। ये भारत में अवैध है। आमतौर पर फ्रंट रन ट्रेड में उपयोग की जाने वाली रणनीतियां हैं खरीद बिक्री और बिक्री खरीद। और आइए
आइए बात करते हैं अगले टॉपिक की। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS, भारतीय रिजर्व बैंक और BIS ने G20 टेक स्प्रिंट लॉन्च की है। ये एक वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा है। BIS का मुख्यालय बासेल, स्विट्जरलैंड में है। इसे 1930 में हेग सम्मेलन में स्थापित किया गया था। इसका मिशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायता करना है, साथ ही केंद्रीय बैंकों के एक बैंक के रूप में कार्य करना है। BIS का प्रशासन BIS कानूनों के अनुसरण में 3 स्तरों पर किया जाता है। ये 3 स्तर हैं: निदेशक मंडल, सदस्य केंद्रीय बैंकों की सामान्य बैठकें और BIS प्रबंधन। BIS का स्वामित्व भारतीय केंद्रीय बैंक सहित 63 केंद्रीय बैंकों के पास है। ये बैंक विश्व के उन देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी वैश्विक GDP में लगभग 95% हिस्सेदारी है। इसके 2 प्रतिनिधि कार्यालय हैं, हांगकांग SAR यानी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन और मैक्सिको सिटी में। अगला टॉपिक है ट्रांजिशन बॉन्ड। सेबी ने ट्रांजिशन बॉन्ड जारी करने और सूचीबद्ध करने के लिए अतिरिक्त पात्रताओं को अनिवार्य कर दिया है। सेबी ने ये कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सूचित निर्णय निर्माण को सुगम बनाने के लिए उठाया है। ट्रांजिशन बॉन्ड ऋण लिखतों यानी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का एक प्रकार है। इसे जारी करने से प्राप्त धन का इस्तेमाल एक कंपनी अपने कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण को प्रभावित करने वाले अन्य क्रियाकलापों को कम करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों का वित्त पोषण करने के लिए करती है। ग्रीन बॉन्ड्स पूरी तरह से आय के उपयोग या फिर जारीकर्ता की प्रोफाइल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इनका उपयोग ऐसी परियोजना के वित्त पोषण तक ही सीमित है जो पर्यावरण के अनुकूल है। हालांकि ट्रांजिशन बॉन्ड जारीकर्ता के उस व्यवहार से संबद्ध होता है जिसके तहत जारीकर्ता पर्यावरण हितैषी के रूप में अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करता है। प्रोजेक्ट दंतक की स्थापना 1961 में सीमा सड़क संगठन ने की थी। इसे भूटान में बेहतर परिवहन योग्य सड़कों के निर्माण का कार्य सौंपा गया था। प्रोजेक्ट के तहत पूर्ण की गई कुछ उल्लेखनीय परियोजनाओं में पारो हवाई अड्डा, थिम्पू त्रासीगंग राजमार्ग, दूरसंचार और जल विद्युत अवसंरचना का निर्माण आदि शामिल है। BRO का गठन 1960 में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्र पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क के विकास और रखरखाव के लिए किया गया है। ये 2015 से रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट संजय के तहत एक नई BSS तैनात की जाएगी। बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम के तहत दिसंबर 2025 तक सभी युद्ध क्षेत्र संरचनाओं के लिए निगरानी केंद्र बनाने का लक्ष्य है। ये प्रणाली हजारों सेंसर्स को एकीकृत करेगी। इससे सभी स्तरों पर कमांडर्स और कार्मिकों को एकीकृत निगरानी तस्वीर प्रदान की जा सकेगी। इसके अलावा ये आर्टिलरी कॉम्बैट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ एकीकृत करके सेंसर शूटर ग्रिड को पूर्ण करेगी। BSS के पूरक के रूप में सेना सूचना और निर्णय समर्थन प्रणाली भी मौजूद है। ये पूर्ववर्ती युद्धक सूचना निर्णय समर्थन प्रणाली का एक अत्याधुनिक और फिर से डिजाइन किया गया संस्करण है। ये प्रणाली सभी परिचालन और प्रबंधकीय सूचना तंत्रों से इनपुट को एकीकृत करेगी। गंगा डॉल्फिन प्लेटनिस्टा गंगेटिका। हाल ही में मोटे तौर पर बुने एक मछली पकड़ने के गिल जाल के कारण एक और नदी डॉल्फिन की मौत हो गई है। गंगा डॉल्फिन नदी डॉल्फिन की एक उप प्रजाति है। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसका सामान्य नाम सूस है। ये जीव आमतौर पर दृष्टिहीन होते हैं और अपने शिकार को अनोखे तरीके से पकड़ते हैं। डॉल्फिन एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्सर्जित करती है जो इसे शिकार तक पहुंचने में मदद करती है। मादा डॉल्फिन आकार में नर डॉल्फिन से बड़ी होती है। ये गहरे पानी, नदियों के संगम और उसके आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। ये असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इसे प्रत्यक्ष रूप से मारने, बांधों और बैराजों के निर्माण से पर्यावासों के स्थलों के विखंडन और विवेकहीन मत्स्यन की वजह से खतरा है। IUCN में इसकी स्थिति एंडेंजर्ड की है। संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक STI फोरम 2023 हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों के लिए वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और नवाचार पर 8वें वार्षिक बहु हितधारक मंच का आयोजन किया गया। इस फोरम को सतत विकास पर आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के अध्यक्ष ने आयोजित किया था। STI फोरम 2023 की थीम है कोविड-19 से रिकवरी में तेजी लाने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार तथा सभी स्तरों पर सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा का पूर्ण कार्यान्वयन। भारत ने कम्युनिटी रेजिलियंस रिसोर्स सेंटर्स यानी CRRCs पर आयोजित एक पृथक कार्यक्रम में एक सतत और आघात सहनीय समाज बनाने के लिए देशों के बीच ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को साझा करने के लिए एक तंत्र विकसित करने के महत्व को रेखांकित किया।
और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। चीन की सरकारी कंपनी चाइना मर्चेंट्स ग्रुप श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर एक बड़ा लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स बना रही है। कोलंबो बंदरगाह श्रीलंका का सबसे बड़ा और व्यस्ततम बंदरगाह है। कोलंबो श्रीलंका की कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है और विधायी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्रीलंका हिंद महासागर में अवस्थित एक द्वीपीय देश है। इसे पाक जलडमरू मध्य प्रायद्वीपीय भारत से अलग करता है। ये उत्तर पश्चिम में भारत और दक्षिण पश्चिम में मालदीव के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। श्रीलंका की प्रमुख नदियां हैं महावेली गंगा, सबसे ऊंची चोटियां हैं पिदुरुतलगला, इसके बाद किरिगल पोटा और आदम की चोटी यानी श्रीपाडा है। और यहाँ के महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं कोलंबो, त्रिंकोमाली और हम्बनटोटा। और अगला प्रमुख स्थान है इथियोपिया, जहाँ की राजधानी अदीस अबाबा है। इथियोपिया अगले 5 वर्षों में विदेशी निवेशकों को 5 बैंकिंग लाइसेंस जारी करेगा। इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक भू आबद्ध देश है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ये उत्तर में इरिट्रिया, पूर्वोत्तर में जिबूती, पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में केन्या और पश्चिम में साउथ सूडान तथा सूडान से घिरा हुआ है। इथियोपिया की प्रमुख नदी है नीली नील और टेकेज नदी। यहाँ पर सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है टाना झील और इसका उच्चतम बिंदु है माउंट रास दशन। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।